अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक यही है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेशन, इलूसिडेशन, इंपॉर्टेंस इन द लाइट ऑफ स्पीचेस ऑफ कायदे आज़म एंड इल्लामा इकबाल। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हम वन बाय वन सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। उसकी आउटलाइन देख लें। इस टॉपिक के अंदर या इस लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। वो है आइडियोलॉजी की डेफिनेशंस होंगी, आइडियोलॉजी के सोर्सेज क्या होते हैं, आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद कोई भी नेशन किस वजह से आइडियोलॉजी देती है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी रीजंस क्या थी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी देने की, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी किस तरह शेप हुई है, पिलर्स ऑफ मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुस्लिम आइडियोलॉजीज़ के पिलर्स क्या हैं। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, इस्लाम की लाइट में हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर एक्सेलरेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट होमलैंड। सेपरेट होमलैंड के कॉन्सेप्ट को, वो कौन से रीजंस थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुस्लिम्स ने सेपरेट होमलैंड डिमांड किया था। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेजर एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमने सिंपल आइडियोलॉजी को डिस्कस किया है। कायदे आज़म एंड इल्लामा इकबाल की स्पीच जो थी उनकी लाइट में हम उसको सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या होती है, उसकी डेफिनेशन से ये सारा स्टार्ट होगा। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी बेसिकली कहते हैं सेट ऑफ या फिर साइंस ऑफ आइडियाज। आइडिया, साइंस ऑफ आइडियाज को आइडियोलॉजी कहते हैं। साइंस ऑफ आइडियाज को जब हम कहते हैं तो हम उसके साथ एक और चीज़ मेंशन करते हैं कि साइंस ऑफ आइडियाज के साथ हम ये भी कहते हैं कि उन साइंस ऑफ आइडियाज का कोई ना कोई एम होते हैं, कोई ना कोई टारगेट होता है, और उसके बाद कोई ना कोई डेस्टिनेशंस होते हैं। हम क्यों आइडियाज़ देते हैं? हम आइडिया तभी देते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम पेश आई हो या हमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ हम जो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो साइंस ऑफ आइडियाज़ क्या कहते हैं? साइंस ऑफ आइडियाज़ आइडियोलॉजी को कहते हैं उनके कोई ना कोई एम्स होते हैं, टारगेट होते हैं या डेस्टिनेशन होते हैं। अब ये हम साइंस ऑफ आइडियाज़ देते क्यों हैं? इनके एम, टारगेट और डेस्टिनेशन तो होते हैं। हम आइडियाज़ देते हैं फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन। ठीक है, साइंस ऑफ आइडियाज़ हम देते हैं फॉर फाइंडिंग solution of problem of nations। नेशंस की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते हैं, आइडियोलॉजी को देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी डेफिनेशंस प्रेजेंट की गई हैं आइडियोलॉजी से रिलेटेड। जब भी आइडियोलॉजी की जनरल डेफिनेशन की बात की जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे एंटोनी डेस्ट्रिट डी ट्रेसी, 1789 में उन्होंने आइडियोलॉजी के टर्म को इन किया था। उसके बाद इसको उन्होंने इस तरह प्रोनाउंस किया था आइडियोलॉजी, और इसका ओरिजिनल मीनिंग उन्होंने कहा था, ओरिजिनल मीनिंग इसका सेम है, साइंस ऑफ आइडियाज़। यहाँ पे एक फेमस डेफिनेशन है हेस्टन की जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है, या एक और डेफिनेशन है वो मैं आपको कहती हूँ आइडियोलॉजी। हेस्टन ने कहा था आइडियोलॉजी भी सेट ऑफ आइडियाज़ है। डेफिनेशन में आप नोट कर सकते हैं, आइडियोलॉजी द सेट ऑफ आइडियाज़, आइडियल्स एंड पर्पसेस। अब आइडियोलॉजी क्या होती है? सेट ऑफ आइडियाज़, आइडियल्स एंड पर्पसेस। और ये क्या करती हैं? ये सेट ऑफ होते हैं आइडियाज़, आइडियल्स एंड पर्पसेस। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसी भी मेंबर्स को किसी भी सिस्टम के। हेल्प किसकी करते हैं? मेंबर ऑफ सिस्टम्स, किसी भी सिस्टम के मेंबर को हेल्प करते हैं 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करने के लिए? इंटरप्रेट द पास्ट, पास्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। एक्सप्लेन द प्रेजेंट, प्रेजेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ऑफर अ विजन फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए एक विजन देने के लिए। ये 3 चीज़ें वो प्रेजेंट करते हैं इस डेफिनेशन के अंदर। बहुत डेप्थ है इस डेफिनेशन के अंदर। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ आइडियाज़, आइडियल्स एंड पर्पसेस, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी मेंबर को जो किसी सिस्टम से बिलोंग करते हैं कि वो क्या करें। वो सबसे पहले क्या करें? इंटरप्रेट करें पास्ट को। उसके बाद क्या करें? एक्सप्लेन करें प्रेजेंट को, और एक विजन ऑफर करें फ्यूचर के लिए। तो ये हमारे पास एक आइडियोलॉजी की एक कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है। आइडियोलॉजी के लिए एक और डेफिनेशन है जॉर्ज लेविस की।
तो जॉर्ज लिविस ने कहा था कि आइडियोलॉजी इज़ अ प्लान और प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड अपॉन फिलोसफी। उसने आइडियोलॉजी को, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ सेपरेटली जॉर्ज लिविस की। जॉर्ज लिविस ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि उसने क्या बताया था, उसने कहा कि आइडियोलॉजी या तो एक प्रोग्राम है या फिर एक प्लान है जिसकी बेसिस फिलॉसफी पर होती है। ठीक है, जिसकी बेसिस फिलॉसफी पर होती है। ये दो कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशंस थी। पहली ये है कि आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज, आइडियल्स एंड पर्पसेस विच हेल्प मेंबर्स ऑफ अ सिस्टम टू इंटरप्रेट द पास्ट, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट एंड ऑफर अ विजन फॉर फ्यूचर। सेकेंड ये है जॉर्ज लिविस की डेफिनेशन। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आइडियोलॉजी इज अ प्लान प्रोग्राम विच इज बेस्ड अपॉन फिलोसफी, जो फिलोसफी के ऊपर बेस करता है। ये हमारे पास टोटल आ गया आइडियोलॉजी क्या होती है और आइडियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट डील करना था वो है सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के सोर्स कौन से हैं? सोर्स बेसिकली कहते हैं वो फैक्टर्स को या उन एलिमेंट्स को जो क्या करते हैं, वो जो डिज़ाइन करते हैं आइडियोलॉजी को। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी नेशन की, किसी भी कौम की क्या करती हैं, आइडियोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं। तो उन फैक्टर्स में चंद एक फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है कॉमन इंटरेस्ट। अगर किसी भी नेशन का इंटरेस्ट कॉमन होगा तो वो अपना रोल प्ले करेगा उनकी आइडियोलॉजी को डील करने में। नेक्स्ट है उनका कल्चर। कल्चर की बेसिस पर आइडियोलॉजीज डिज़ाइन की जाती हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्चर के बाद हम उसको कहते हैं रेस। रेस की बेसिस पर भी हम आइडियोलॉजी कर सकते हैं। लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज की बेसिस पर भी आइडियोलॉजी को डिज़ाइन किया जा सकता है। और लास्ट टू है हमारे पास रिलीजन एंड टेरिटरी। रिलीजन और टेरिटरी की बेसिस पर भी आइडियोलॉजी को डिज़ाइन है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि शेप करते हैं किसी भी नेशन की आइडियोलॉजी को। तो ये हमारे पास बेसिकली है सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। नेक्स्ट हमने जिस पॉइंट को डील करना है या जिस पॉइंट पे डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी में 4 to 5 पॉइंट है। सबसे पहले आइडियोलॉजी क्या करती है। आइडियोलॉजी, किसी कौम के पास अगर कोई नज़रिया होगा वो क्या करेगा, वो नज़रिया क्या करेगा, उन्हें ग्रोथ में, उन्हें डेवलपमेंट्स में या फिर उन्हें यूनिटी देने में हेल्पफुल होता है। अब सबसे पहले ये कि आइडियोलॉजी क्या होती है, एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है। ठीक है, किसी भी नेशन के लिए आइडियोलॉजी एक मोटिवेटिंग फोर्स का काम करती है। उन्हें मोटिवेट करती है, उनमें स्टेबिलिटी लाती है, उनमें एकसानियत लाती है, उनमें नेशनहुड लाती है। वो सब फील करते हैं कि यस हमारा पर्पस एक है, हमारे पास ये एक नज़रिया है। उन्हें एक गोल मिलता है, उन्हें एक पर्पस मिलता है जिसकी वजह से वो वर्क स्टार्ट करते हैं। उन्हें हरदम मोटिवेट रखती है एक आइडियोलॉजी। सेकेंड ये है कि आइडियोलॉजी उन्हें प्रोवाइड करती है एक सीमेंट बाइंडिंग बेस। सीमेंट बाइंडिंग बेस मीन्स उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। अगर लोग पहले बिखरे हुए हैं, वो उनका एक कॉमन गोल भी नहीं है, कॉमन मोटिव भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी नहीं करते, उनमें यूनिटी भी नहीं होती। तो जब एक कॉमन आइडियोलॉजी होगी उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी जो स्कैटर्ड ग्रुप को इकट्ठा करेगी सोसाइटी में। उसके बाद क्या करेगी, उन्हें एक दूसरे के क्लोजर लाएगी, उन्हें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करेगी। तो ये सारे के सारे काम है एक आइडियोलॉजी के। एक तो उन्हें मोटिवेट करती है और इन्हें इकट्ठा करती है जो भी स्कैटर्ड ग्रुप है। किनको बेस प्रोवाइड करती है, स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, स्कैटर्ड ग्रुप्स को एक बेस प्रोवाइड करती है और इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाती है। नंबर थ्री की ये क्या करती है, एक जॉइंट लाइन ऑफ एक्शन देती है। जॉइंट लाइन ऑफ एक्शन, इसके जो मानने वाले होते हैं या जिनको इन आइडियोलॉजीज के ऊपर यकीन होता है, वो क्या करती है, अपने मानने वालों को एक जॉइंट लाइन ऑफ एक्शन देती है, एक सिंगल लाइन देती है एक्शन के लिए, सो दैट कि वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकें, अचीव कर सकें अपने गोल्स को और उसी एक पाथ के ऊपर स्ट्रगल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आइडियोलॉजीज क्या करती हैं, गिव शेप टू द रेवोल्यूशंस। आइडियोलॉजी की वजह से रेवोल्यूशंस आ जाते हैं, सिस्टम्स टोटली चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, रिलीजियस आइडियोलॉजी हो या कोई भी आइडियोलॉजी हो, उसके बाद क्या आती हैं, रेवोल्यूशंस आती हैं और उसके रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद न्यू
बर्थ होती है न्यू कल्चर्स की, न्यू कल्चर्स बनते हैं, और न्यू सिविलाइजेशंस की और नई तहजीबों की। ठीक है, ये क्या होते हैं, आइडियोलॉजी रेवोल्यूशन लाती है। उसके बाद क्या करती है, लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि आइडियोलॉजी क्या करती है, रियलाइजेशन ऑफ आइडियल्स, रियलाइजेशन ऑफ आइडियल्स, उनके जो आइडियल्स होते हैं उनको क्या करती है, रियलाइजेशन में उनकी हेल्प करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है सोसाइटी की टोटल। तो ये हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कि आइडियोलॉजी उन्हें मोटिवेट रखती है, उन्हें सीमेंट बाइंडिंग बेस प्रोवाइड करती है, उन्हें जॉइंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है, उन्हें और आइडियोलॉजी की वजह से रेवोल्यूशंस आती है। आइडियोलॉजी क्या करती है, अपने जो उनके आइडियल्स होते हैं उनकी रियलाइजेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी में अपना रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ गिविंग आइडियोलॉजी। रीजंस ऑफ गिविंग आइडियोलॉजी ये है कि क्यों एक नेशन या कोई भी कौम है वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्या रीजंस होते हैं कि उनमें आइडियोलॉजी प्रेजेंट की जाती है, क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये है रीजंस। इधर ये है कि अगर कोई कौम फील करे कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, द इंटेंस फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या उन्हें हर फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, तब उन्हें कमी महसूस होती है या उन्हें बिल्कुल शिद्दत से महसूस होता है कि उन्हें अपनी एक आइडियोलॉजी देनी चाहिए, उन्हें अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। सेकेंड ये है कि जब क्या हो, उन्हें थ्रेट हो, किसको थ्रेट हो, उनकी आइडेंटिटी को, ठीक है, और उनके कल्चर को। जब किसी भी नेशन की आइडेंटिटी और कल्चर को थ्रेट हो तो क्या होता है, तब वो आइडियोलॉजी प्रेजेंट करते हैं कि ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को भी बचा सके और अपने कल्चर की भी प्रोटेक्शन कर सके, अपने कल्चर को सेव कर सके। तो सेकेंड रीज़न ये होगी। थर्ड ये रीज़न हमारे पास ये है कि जब उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े, चैलेंजेस रिगार्डिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस राइट्स, इन सब राइट्स में उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े। उन्हें सोशल राइट्स नहीं सही तरीके से मिल रहे, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, उन्हें इकोनॉमिक राइट अवेल करने नहीं दिया जा रहा, उन्हें रिलीजियस राइट नहीं मिल रहे, उन्हें अपनी वर्शिप्स करने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो क्या होता है, उन्हें फीलिंग आती है कि अब ये जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ हमारी आइडेंटिटी सेव नहीं है, हमारा कल्चर सेव नहीं है, हमें इजाज़त नहीं है, हमें कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सोशल राइट भी नहीं है। तो क्या करते हैं, तब वो अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करते हैं ताकि वो आइडियोलॉजी उन्हें एक मोटिवेटिंग फोर्स प्रोवाइड कर सके, उन्हें एक सीमेंट एक बेस प्रोवाइड कर सके, और उन्हें जॉइंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर सके, और उन रेवोल्यूशंस को शेप कर सके, साथ में उनके आइडियल्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। तो तब एक आइडियोलॉजी दी जाती है। तो ये थी रीजंस ऑफ आइडियोलॉजी। जैसे कि हमने इस आइडियोलॉजी के डेफिनेशंस हो गया, अब हमने इसके सोर्सेज को भी देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, रीजंस ऑफ गिविंग आइडियोलॉजी। तो ये बेसिक है, आइडियोलॉजी के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की है मैंने। नेक्स्ट हमने क्या करना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को किस तरह, उनकी रीजंस क्या थी, किस तरह वो शेप हुई, उनके पिलर्स क्या हैं, और इस्लाम से क्या रिलेशन है, फैक्टर्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, और बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी दी गई थी, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी दी गई थी उसकी बेसिक रीजंस क्या थी, उस आइडियोलॉजी को क्यों प्रेजेंट किया गया। तो उसकी बेसिक रीजंस में जिस तरह आइडियोलॉजी देने की रीजंस ये होती है कि इनजस्टिस फील करते हैं, थ्रेट फील करते हैं, या चैलेंजेस फील करते हैं। तो मुसलमानों ने भी फील किया द इंटेंस फीलिंग ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने फील किया कि उन्हें फील हुआ कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। देन दे फील थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी, उन्हें अपनी आइडेंटिटी का भी थ्रेट नजर आया, उन्हें अपने कल्चर का भी थ्रेट नजर आया। एंड देन दे फेस चैलेंजेस रिगार्डिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस राइट। और उसके बाद उन्हें क्या किया, उन्हें जाने लगा कि वो क्या है, माइनॉरिटी में उनको डील किया जाने लगा। यूनाइटेड इंडिया के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों प्रेजेंट थे, और ये क्या था, तब मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी डील किया जाता था, उन्हें कोई भी राइट नहीं थे। इकोनॉमिक
सोशल राइट में ये है कि उन्हें सोशल राइट्स भी नहीं थे, पॉलिटिकल राइट में उन्हें पॉलिटिकली इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट भी नहीं था, उसके बाद फेयर डीलिंग भी नहीं थी उन्हें उनके साथ पॉलिटिक्स में। इकोनॉमिक राइट्स में ये है कि उन्हें इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जा रही थी। उसके बाद उन्हें इक्वल रिलीजियस राइट तो भी उन्हें बहुत बुरी तरह उनके रिलीजियस राइट्स को स्नैप किया जा रहा था, उनकी आइडेंटिटी को भी थ्रेट था। एज यू नो कि कहा जा रहा था कि उस टाइम के अगर ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को छोड़ देंगी तो नेक्स्ट जो रूल होगा वो जमहूरियत की बेसिस पर होगा। तो और जो नेशन मेजॉरिटी में है उस नेशन के लिए नेक्स्ट क्या होगी, रूल होगा, उसी नेशन का नेक्स्ट रूल होगा जो नेशन मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पर भी मुसलमानों की आइडेंटिटी को भी थ्रेट था कि अगर हिंदुओं ने अपनी नेशन कायम कर ली तो वो क्या करेंगे, उनकी आइडेंटिटी को जम कर लेंगे, उसके बाद उनके कल्चर को भी डिस्टॉर्ट कर देंगे। उन्हें लैंग्वेज का भी इशू था, उर्दू जुबान का भी मसला आ रहा था। उसके बाद उनके साथ हर फील्ड में इनजस्टिस हो रहा था। तो ये बेसिक यही रीजंस हैं कि मुसलमानों ने अपनी आइडियोलॉजी दी। हिंदू क्या कर रहे थे, हर तरह से उनके राइट को स्नब कर रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे थे, उन्हें इक्वल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स नहीं दे रहे थे, उनकी थ्रेट्स था उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को, वो इनजस्टिस फील कर रहे थे। तो ये हमारे पास आ गया रीजंस ऑफ गिविंग आइडियोलॉजी। सेकेंड ये है कि हाउ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टुक शेप। ठीक है, हाउ इट टुक शेप। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक ही दम से नहीं बनी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान देने के लिए पैसेज ऑफ टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लगा है। फॉर एग्जांपल ये शेप हुई है एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इट शेप थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या हुआ है, सबसे पहले हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, पहली चीज उसमें जो आती है वो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। हिस्टोरिकल जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने हिस्ट्री में जो एक्सपीरियंस किया है फॉर जो इनजस्टिस या जो भी इनजस्टिस वगैरह फेस किए हैं, उन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की वजह से इस आइडियोलॉजी को एक बेस मिली। ठीक है, द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड द बेस। उसके बाद सेकंड पर्सनैलिटी इसमें आती है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा इकबाल ने क्या किया है, गिव इट अ फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। उस आइडियोलॉजी को एक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, इलामा इकबाल ने उस आइडियोलॉजी को एक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दी। एंड थर्ड में क्या आता है, थर्ड ये है कि थर्ड पर्सनैलिटी यहाँ पे हम डील करते हैं वो है कायदे आजम। ठीक है, कायदे आजम ने क्या किया, उस आइडियोलॉजी को एक पॉलिटिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उस आइडियोलॉजी को एक पॉलिटिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। नंबर फोर ये है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बनने के बाद इस आइडियोलॉजी का रोल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करके 1949 में उसको एक लीगल बेस भी दे दी। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान शेप हुई है। सबसे पहले हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के ने उसको बेस दी। जिस तरह मुसलमानों को सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अपने एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट किया या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, उससे पहले मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया था, उन्हें इक्वल पार्टिसिपेशन भी नहीं दे रहे थे, जॉब्स भी नहीं दे रहे थे, उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ने दिया जा रहा था, कुछ उनके अपने कंजर्वेटिव व्यूज़ की वजह से, कुछ उन्हें पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था। तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ने क्या किया, मुसलमानों की आइडियोलॉजी को एक बेस प्रोवाइड की। इलामा इकबाल ने उस आइडियोलॉजी को एक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दी। कादिस मोहम्मद अल जना ने उस आइडियोलॉजी को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, पॉलिटिकल रियलिटी में। और लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास करने के बाद उसको लीगल बेस दे दी। तो इस तरह पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को शेप किया गया। ये है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बेसिक शेपिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजी को शेप किया गया। नेक्स्ट एक आपके थिंकिंग के लिए या फिर आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक पॉइंट बता रही हूँ कि मुस्लिम आइडियोलॉजी के पिलर्स क्या थे, किन पिलर्स की बेसिस पर या किन फैक्टर्स की बेसिस पर मुस्लिम आइडियोलॉजी को डिज़ाइन किया गया। तो उसमें 3-4 फैक्टर आते हैं। सबसे पहले आता है रिलीजियस नेशनलिज्म की बेसिस पर उसको शेप किया गया। सेकेंड उसमें आता है इस्लामिक कल्चर। ठीक है, कल्चर की बेस पर उसको डील किया गया। थर्ड ये है कि उनका कॉमन इंटरेस्ट की बेस पर उनको डील किया गया। उनके कॉमन लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर उनको एक आइडियोलॉजी प्रेजेंट करी गई। तो ये सारे के सारे हैं पिलर्स ऑफ मुस्लिम आइडियोलॉजी या फिर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम आइडियोलॉजी।
ये है मुस्लिम आइडियोलॉजी के सोर्स। मुस्लिम आइडियोलॉजी के सोर्स है रिलीजन, कल्चर, इंटरेस्ट और लैंग्वेज। इन 4 की बेसिस पर मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट हमने जिस पॉइंट को डिस्कस करना है वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम के दरमियान क्या रिलेशन था, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह इसके स्टार्ट में एक असलम सैयद ने कहा था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर असलम सैयद, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द नेम ऑफ मोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अब उन्होंने कहा था कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है ये नेम है कि हम क्या करें, इंडिविजुअल की लाइफ को या कलेक्टिव लाइफ को इस्लाम के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दें, एंड ऑल्सो ऑफ सेविंग फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज, और उन्हें कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी से बचा लें। तो ये है इस्लाम और आइडियोलॉजी के दरमियान, इस्लाम के दरमियान रिलेशन। अब पाकिस्तान की क्रिएशन यूनिक है। किस सेंस में पाकिस्तान की क्रिएशन यूनिक है? बिकॉज इन द सेंस इट वॉज यूनिक इन द सेंस बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। ये उस आइडियोलॉजी पर बेस है जिसकी रूट्स उनके रिलीजन में है, जिसने अपनी रूट्स ली हैं अपने रिलीजन से। ठीक है, पाकिस्तान की जब आइडियोलॉजी को शेप किया गया तो उस टाइम का फेमस स्लोगन था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो लाइंस हैं, ये वो आइडियोलॉजी है, ये वो स्लोगन है जिसके ऊपर मुसलमानों की लाइफ्स डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से मुसलमानों का पूरी जो जर्नी है, जो उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए तय किया, वो सारा बेस कर रहा था। मुसलमानों ने एक जो डिमांड की थी सेपरेट नेशन की, वो ना ही किसी टेरिटरी की बेस पर थी, ठीक है, और ना ही रेशल बेसिस पर थी, और ना ही लैंग्वेज की बेसिस पर थी। उनकी बेसिस सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बेसिस थी, और इस्लाम की बेसिस पर उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड डिमांड किया था। उन्होंने क्या किया था, ऐसे एरियाज को डिमांड किया था जहां वो क्या करें, अपने जहां मुस्लिम मेजोरिटी हो, और वो क्या करें, इस्लाम के असूलों के मुताबिक वहां पर जिंदगी गुजार सकें। मुसलमानों बरसगीर के जो मुसलमान थे उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वे हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करने शुरू कर दिए थे। उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर उन्होंने रहना है तो वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी होगी, और हिंदू मेजोरिटी उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड्स को, पहले वो क्या कर रहे थे, सिर्फ ब्रिटिश रूल के अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे थे, बट बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने एक सेपरेट स्टेट को डिमांड करना शुरू कर दिया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इसी बात पर बेस करती थी, इसी बात पर उसकी स्ट्रॉन्ग हुई थी, या वो इसी बात पर स्टैम्प्ड हुई थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों की इंडिविजुअलिटी को हिंदू सोसाइटी में मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। द मुस्लिम्स बिलीव दैट इस्लाम एंड हिंदुइज्म आर नॉट ओनली टू रिलीजन बट आर टू सोशल ऑर्डर एंड प्रोड्यूस टू डिस्टिंक्ट कल्चर। उनका ख्याल था कि हिंदुइज्म और इस्लाम दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। ये ना सिर्फ दो रिलीजन है बल्कि ये दो अलग अलग सोशल ऑर्डर्स हैं, टू सोशल ऑर्डर्स, ये दो सेपरेट सोशल ऑर्डर्स हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इनके दरमियान कोई कंपैटिबिलिटी भी नहीं है। हिस्ट्री ने भी प्रूव कर दिया है कि हिंदू और मुस्लिम्स कभी इकट्ठे नहीं रह सके। उन्होंने सालों साल इकट्ठे रहे, इतने साल उनका कल्चर भी मर्ज रहा, बहुत से लोगों ने इकट्ठा, ना वो अब तक इंटर मैरी कर सकते हैं, ना ही वो इंटरडाइन करते हैं, ना वो एक दूसरे के रिलीजन को ऑप्ट करते हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन नॉर अ कंट्री, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज़। कायदे आज़म ने यही कहा था कि इंडिया ना एक कौम है, इट इज़ नॉट अ नेशन नॉर अ कंट्री, ना एक मुल्क है, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, ये एक बड़े से गिर है ऑफ नेशनैलिटीज़ को, बहुत सी नेशनैलिटीज़ का। तो यहाँ पर ये है इस्लाम और आइडियोलॉजी के दरमियान लिंक, कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बेस ही रिलीजन के ऊपर डिवेल्प की गई थी। वो बहुत यूनिक है, वो एक ऐसे होमलैंड में नहीं रह सकती जहाँ पे उनके रिलीजन को थ्रेट हो, और वो क्या कर सके, एक पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सके। जैसे कि आई थिंक कायदे आज़म ने कहा था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह चाहते हैं जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। तो उन्हें एक ऐसी लैंड चाहिए थी जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर सकें इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर। दैट्स ऑल अबाउट इस्लाम एंड आइडियोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है फैक्टर्स एक्सेलरेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट स्टेट।
पहले भी मुसलमानों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, थ्रेट हो रहा था, बट वो कौन से फैक्टर्स थे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद मुसलमानों ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अब वो इकट्ठे नहीं रह सकते, अब उनका सिर्फ और सिर्फ सेपरेट डिमांड ही उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर था वो है एंटी मुस्लिम्स कंपेन्स। एंटी मुस्लिम कंपेन्स, एंटी मुस्लिम कंपेन्स जो स्टार्ट हुई थी, हिंदू और ब्रिटिश ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था और वो चाहते थे कि मुसलमानों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मुसलमानों के कस्टम्स, मुसलमानों के बिलीव्स, इनको डिस्टॉर्ट कर दिया जाए। और उनके दरमियान बहुत सी मूवमेंट्स चलाई गई ताकि मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। बहुत सी कंपेन्स चलाई गई, शुद्धि की और संगठन की तहरीकें चलाई गई ताकि मुसलमानों के उनको क्या किया, ख़त्म कर दिया जाए या उन्हें ज़बरदस्ती हिंदुओं में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ये हमारे पास क्या थी, सबसे पहले ये चीज़ जो जिसने इस आइडिया को एक्सेलरेट किया कि उन्हें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, होमलैंड चाहिए, तो वो आइडिया था एंटी मुस्लिम्स कैंपेन का। सेकंड ये है अनएक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। अनएक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। मुसलमानों ने क्या कहा था, मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में कई सालों से रूल कर रहे थे, ठीक है, और वो क्या करते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट दे कुड नॉट अफोर्ड एनी पावर ओवर देम। अब उनके पास कोई पावर नहीं थी, सब कॉन्टिनेंट के वो पहले वो रूल कर रहे थे, अब वो क्या करते थे, ब्रिटिश के अंडर आ रहे थे। व्हेन ब्रिटिश केम टू रूल द सब कॉन्टिनेंट, मुस्लिम्स वर द ओनली नेशन हु अपोज्ड देम। जब ब्रिटिश का रूल करने के लिए आए तो मुस्लिम वो नेशन थी जिन्होंने उन्हें अपोज किया। इन ऑर्डर टू गेन पावर, ब्रिटिश हैज़ टू क्रश द मुस्लिम कलेक्टिवली। ब्रिटिश को क्या चाहिए था, उन्हें पावर हासिल करने के लिए मुसलमानों को कम्प्लीटली क्रश करना था, क्योंकि मुसलमानों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा था कि सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कई सालों तक उनकी हुकूमत थी। तो उन्होंने इन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को क्रश करने की साजिशें शुरू कर दी। थर्ड इसमें ये है हिंदूज बेट्रेड मुस्लिम्स। शुरू में ऐसा लगता था, इन द बिगनिंग हिंदू अपेयर टू बी ऑन मुस्लिम साइड। मुस्लिम्स को लगता था कि हिंदू उनकी साइड पर हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बट बाद में उनकी दुश्मनी हुई, उनकी हॉस्टिलिटी एक्सपोज्ड हो गई, जबकि उन्होंने बहुत से स्टेप्स को अपोज किया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए थे, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेनिफिट देते थे। तब ये जाहिर हुआ कि हिंदू क्या हैं, वो मुसलमानों के साइड पर कभी नहीं हो सकते। शुरू में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हिंदू ने जो क्या करते थे, टोटली ये बताते थे कि वो मुसलमानों की साइड पर हैं, बट बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो मुसलमानों के राइट के लिए थे, मुसलमानों के फेवर में थे, तो हिंदुओं ने उन्हें टोटली अपोज किया। इस बात ने उनको एक्सपोज कर दिया, हिंदू की हॉस्टिलिटी को एक्सपोज कर दिया। उसके बाद नंबर 4 इसमें ये आता है रिफ्यूजल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। ब्रिटिश चाहता था कि एक पार्लिमानी निज़ाम सब कॉन्टिनेंट के अंदर राइज किया जाए, जिसकी मेजॉरिटी हो, उसको पावर भी दे दी जाए, उसको अथॉरिटी भी दे दी जाए। क्योंकि हिंदुओं की मेजॉरिटी थी तो ये पॉसिबल था कि जब ब्रिटिश जाएंगे तो उसके बाद इंडिया अनडिवाइडेड ही रह जाएगा। सारे के सारा जो इंडिया है, सारे का सारा सब कॉन्टिनेंट है, वो हिंदुओं के रूल में आ जाएगा, हिंदू उसके ऊपर हुकूमत करेंगे। ये भी है कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के सेपरेट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी मुसलमानों को फ्रीडम नहीं देंगे, अपने रिलीजियस फ्रीडम नहीं देंगे, उन्हें उनके राइट नहीं देंगे। तो ये था, चांस था कि ब्रिटिश के जाने के बाद तो मुसलमान कभी भी फ्री नहीं हो सकते। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि उन्हें अभी कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो उन्हें आइडेंटिटी दे। इसके बाद इसमें एक और मेजर फैक्टर था, वो था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में चूंकि हिंदू और मुसलमानों दोनों ने स्ट्रगल की थी, बट बाद में क्या हुआ था, हिंदुओं ने सारे का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ बहुत बुरी तरह डील किया था ब्रिटिश ने। मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने ब्रिटिश को एक्सपेल करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गए। बाद में हिंदुओं ने साजिश की और मुसलमानों पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। तो ये था कि ब्रिटिश अब चाहते थे कि मुसलमानों को पूरी तरह क्रश कर दिया जाए। लास्ट ये है कि सर सैयद अहमद खान ने आइडिया दिया था। सर सैयद अहमद खान ने फर्स्ट टाइम एक आइडिया दिया था कि मुसलमान एक जुदा
कौम है और उनका एक जुदागाना नज़रिया है। उन्होंने मुसलमानों को कन्विंस किया कि सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा करके एक ऐसी स्टेट बजाए, एक ऐसी मुसलमानों को इकट्ठा करके एक सेपरेट नेशन, एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। तो ये वो फैक्टर थे जिसकी वजह से एक सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ हुआ, एक्सेलरेट हुआ, और क्या हुआ, उसको स्पीड अप किया गया आइडियोलॉजी बनने का प्रोसेस या सेपरेट नेशन को गेन करने का प्रोसेस। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। जब ये आइडियोलॉजी को स्टेट की आइडियोलॉजी को इस्लाम के नाम पर शेप किया गया है, तो इसमें यही है कि मुसलमान क्या करेंगे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और उस स्टेट में क्या होगा, सोवरेनिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। सेकंड इसमें है प्रोटेक्शन फ्रॉम कम्युनल राइट्स। जो आए रोज़ कम्युनल राइट्स हो रहे थे उसमें उसने क्लियर कर दिया था कि अगर ब्रिटिश चले जाएंगे तो हिंदू क्या करेंगे, मोनोपलाइज करेंगे मुस्लिम्स को। ब्रिटिश के जाने के बाद मुसलमान कभी भी सेफ नहीं रह सकेंगे यूनाइटेड इंडिया के अंदर। तो ये कहा गया था कि हिंदू राज इम्पोज कर दिया जाएगा इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद। तो इन सब एट्रोसिटीज से जान छुड़ाने के लिए, इन सब मजालिम से जान छुड़ाने के लिए मुसलमानों ने एक सेपरेट होमलैंड डिमांड की। थर्ड इसमें आता है वो ये है कि सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम। प्रिंसिपल में तीसरी चीज आती है सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। थर्ड चीज इसमें आती है सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स। आइडियोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल का थर्ड प्रिंसिपल है सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम। सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी की जाएंगी, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाएगा, उनके साथ कास्ट सिस्टम वाला कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा, उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि उनकी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन की जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इसमें ये है टू नेशन थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट बेसिक आइडियोलॉजी का ये था कि टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी क्या प्रेजेंट करती है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें, दो कौमी नज़रिया है, वो ना इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं, ना एक दूसरे में शादी ब्याह कर सकते हैं, ना ही उनके रसूमात एक जैसी हैं, वो उनके मज़हब में, उनके रिवायात में, उनके इक़दार में कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। तो उनका बेसिक सोल्यूशन यही है कि वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और पीसफुली ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को डिवाइड करके दो, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ उनको इकट्ठा करके एक सेपरेट स्टेट बना दी जाए, और जहाँ हिंदू मेजोरिटी है उनको इकट्ठा करके सेपरेट स्टेट बना दी जाए। लास्ट इसमें पॉइंट है वो है मेजर एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मेजर एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के मेजर एलिमेंट्स में 4 to 5 मेजर एलिमेंट हैं। सबसे पहला एलिमेंट इसमें आता है इस्लाम। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, इस्लाम इसका मेजर एलिमेंट है, इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बाद एक तजर्बा का चाहिए जहाँ इस्लामिक असूलों को उन्होंने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। सेकेंड इसमें आता है टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया है उस आइडियोलॉजी का बेसिस, ठीक है। टू नेशन थ्योरी उस आइडियोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो कौमी नज़रिया है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, उनके मजहब अलग है, उनके कल्चर अलग है। इतने सालों से इकट्ठे रहने के बाद भी वो मुसलमानों की अलग पहचान है। मुसलमान अकलियत नहीं है, मुसलमानों की अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है, कल्चर है, तहजीब है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन दी जाए। थर्ड इसमें आता है टेरिटोरियल लैंड। मुसलमानों ने मुतालबा किया था कि उन्हें एक ऐसी सरजमीन मिले जहाँ वो क्या करें, पंजाब सिंध और इन सबको मिलाकर क्या करें, एक मुसलमानों के लिए एक टेरिटोरियल लैंड, एक सेपरेट स्टेट क्रिएट की जाए जहाँ वो इस्लामिक प्रिंसिपल को क्या करें, अडॉप्ट कर सकें, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। फोर्थ इसमें आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। मुसलमानों ने कहा था कि एक ऐसी स्टेट बनाई जाएगी जहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाया जाएगा मेजोरिटी। और उसके साथ लास्ट इसमें पॉइंट ये आता है उर्दू लैंग्वेज। ये बेसिक एलिमेंट हैं जो मुसलमानों की आइडियोलॉजी को डील करते हैं। मुसलमानों की आइडियोलॉजी में ये है कि उन्हें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, दो कौमी नज़रिया उनका एक सेपरेट है, एक ऐसी ज़मीन चाहिए जहाँ वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ वो क्या करें, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को राइज कर सकें, इस्लामिक प्रिंसिपल हों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हों, वेयर इस्लामिक प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एग्जिस्ट। अल्लाह ताला की हाकमियत हो, उसके साथ साथ क्या हो, एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जहाँ सबको इक्वालिटी दी जाए। और लास्ट में यह है कि उर्दू लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए। उर्दू मुसलमानों का असासा थी, तो उसको प्रिजर्व किया जाए, उन्हें उनका जो लिटरेचर है, उनके कल्चर है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी के बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं,
डेट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हमने इन सब पॉइंट्स को कवर किया, आइडियोलॉजी के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है, रीजंस क्या होती हैं आइडियोलॉजी देने की, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, कैसे ये शेप होती है, पिलर्स क्या है मुस्लिम आइडियोलॉजी के, इस्लाम से क्या रिलेशन है उसका, कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमने इस आइडियोलॉजी को या मुस्लिम्स ने इस आइडियोलॉजी को दिया, प्रिंसिपल्स क्या हैं और एलिमेंट्स क्या हैं। इन सब चीज़ों को पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो सीधी तरह वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को बताएं कि आइडियोलॉजी क्या होती है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन टॉपिक्स को पढ़ाने का मकसद आपको एक कॉन्सेप्ट देना है ताकि उन कॉन्सेप्ट्स को आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, और इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछें तो आप क्या करें, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मोल्ड करके उस क्वेश्चन के हिसाब से इनको राइट कर सकें। इन क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस में से एक व्यू लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंट डायमेंशंस में इन आइडियाज़ को लेकर, इन फैक्टर्स को या जो भी इनमें चीज़ें बताई गई हैं उनको लेकर आपने उनको डिफरेंट डायमेंशंस में लेकर डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ डील करना है और उन्हें सॉल्व करके देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।